कितनी बेनामी है, आपको इसका भी ब्यौरा देना पड़ेगा, आपको इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। कब रामविलास पासवान जी इस दुनिया से जाएंगे और मैं अपनी साजिश को, उनकी नियत बड़े भैया की कुर्सी पर आज नहीं बहुत पहले से थी, उनके ऊपर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। उन्होंने हर वक्त इसका नाजायज फायदा उठाया। तो बाकी संपत्ति आपने बनाने कैसे ली, इसके आशीर्वाद से बनाया? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि रामविलास पासवान जी जिस वक्त केंद्र में केंद्रीय मंत्री थे, उनकी नजर उस कुर्सी पे थी उसी वक्त से? रामविलास पासवान जी के उस वक्तव्य को मैं याद दिलाना चाहूँगा जब उन्होंने कहा था कि मैं कैसा भाई होऊंगा कि मैं महल में रहूं और मेरे दोनों भाई गांव में गरीब पड़े रहे, झोपड़ी में रहे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने भाइयों को जो स्कूल में पढ़ाते थे, मास्टर के टीचर थे वहाँ पढ़ाते थे, उनको MP, उनको MLA, यहाँ बिहार सरकार में मंत्री, MP और केंद्र में उन्होंने मंत्री बनाने का काम किया। उसके बावजूद ये भाई जो हैं ये क्या करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि बड़े भैया उनके ऊपर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, तो उन्होंने हर वक्त इसका नाजायज फायदा उठाया। और इस नाजायज फायदे का ही नतीजा है कि आप हर वक्त उनके मुंह से यह जरूर सुनते होंगे कि जो भी बड़े भैया की संपत्ति हो उसमें तो चिराग पासवान जी का हिस्सा है, लेकिन बाकी में नहीं है। तो बाकी संपत्ति आपने बनाने कैसे ली, इसके आशीर्वाद से बनाया? कहाँ बनाया, कितनी बेनामी है, आपको इसका भी ब्यौरा देना पड़ेगा, आपको इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। जब बंटवारा होगा तो पूरा व्यापक होगा और आपको साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि जिस रामविलास पासवान जी की आपने उनके जो नाजायज फायदे लिए थे उससे संपत्ति बनाई थी, उसका भी ब्यौरा आपको देना पड़ेगा। आज के दिन में जब भी संपत्ति की विवाद पे आती है तो सिर्फ वो ये कहते हैं कि रामविलास पासवान जी की संपत्ति थी, जो विरासत थी, उसी में चिराग पासवान जी का हिस्सा होगा। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि इनकी नीयत, पशुपति कुमार पारस जी की नीयत उनके बयानों से अभी अररिया में खुल गई थी, जब उन्होंने ये कहा कि हम तो पिछले 10 साल से चाहते थे कि संपत्ति का बंटवारा हो। इस बयान के क्या मायने हैं साथियों? इस बयान के ये मायने हैं कि उनकी नियत बड़े भैया की कुर्सी पर आज नहीं बहुत पहले से थी। वो बहुत पहले ही चाहते थे कि इस राजनीतिक विरासत का और संपत्ति का बंटवारा आज से 10 साल पहले हो जाना चाहिए था। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि रामविलास पासवान जी जिस वक्त केंद्र में केंद्रीय मंत्री थे, उनकी नजर उस कुर्सी पे थी उसी वक्त से? क्या इसी को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने ये इंतजार किया कि कब रामविलास पासवान जी इस दुनिया से जाएंगे और मैं अपनी साजिश को, षड्यंत्र को मैं क्रियान्वित करूंगा? साथियों, इस बात को लेकर के हम लोग ये भी कहना चाहेंगे कि जब चिराग पासवान जी ने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग काम किए, अलग अलग कृत्य किए, उस वक्त चूंकि उनकी नजर उस कुर्सी पे थी, उन्होंने ही इस बात में उसकी डिफिकल्टीज, उनके सामने कठिनाइयां पैदा करनी शुरू की। और जिस कारण से चिराग पासवान जी पार्टी का वो विस्तार नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे, वो पार्टी को वो मकाम नहीं दे पाए जो वो देना चाहते थे, क्योंकि पशुपति कुमार पारस जी की नजर उसी वक्त रामविलास पासवान जी की कुर्सी उनकी पॉलिटिकल विरासत पर पड़ गई थी। और पड़ी ही नहीं थी, आप ये बताइए कि अभी उन्होंने, जिनको वो अपना भगवान कहते हैं, जिनकी वो फोटो लगाते हैं, उनके बारे में बात करते नहीं थकते, उनकी जीवन में लिए गए कुछ फैसलों को लेकर के जिस तरह से उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, क्या ये जायज़ है? क्या ये जायज़ है? क्योंकि वो व्यक्ति उन सवालों का जवाब देने के लिए आज यहाँ उपस्थित नहीं है, और उनके ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, जो सवाल पूछे हैं, उन सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता हूं, चिराग पासवान जी नहीं दे सकते हैं। उन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ रामविलास पासवान जी ही दे सकते हैं। अभी उन्होंने जब चिराग जी की मां को उस सभा में, अपनी महफिल में जब उन्होंने कहा, तो उन्होंने रीना शर्मा कह करके बुलाया। साथियों, एक समय था जब उनके पैरों को हाथ लगाते ये नहीं थकते थे, जब रामविलास पासवान जी जीवित थे। और आज
सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक मंशा के लिए, उनकी पॉलिटिकल विरासत के लिए उनको ब्राह्मण कहने का ये दुष्कर्म कर रहे हैं। उनको भी पता है कि वो ब्राह्मण समाज से नहीं आती है, उनको भी पता है वो किस समाज से आती है। उसके बावजूद इस तरह का अनर्गल आरोप लगाना, रामविलास पासवान जी की पॉलिटिकल लेगेसी को हथियाने की कोशिश आज से 10 साल पहले करना, ये साथियों सरासर गलत है।